परवेज मुशर्रफ साहब की आज जिस तरह से उनकी डेथ की खबर आई है, किस तरह से देखते हैं आप उनको बतौर सदर पाकिस्तान, और उनकी खिदमत जो है वो जनरल के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उनकी पर्सनैलिटी कई एस्पेक्ट हैं। उसके ऊपर मैं छोटा छोटा जिक्र करूंगा, ज्यादा फॉरेन पॉलिसी पे करूंगा क्योंकि मैं डायरेक्टली उसका इंचार्ज था। जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं आज के साथ। उस वक्त ये था कि एक साल उन 6 में, बाकी तो 5, 6, 6.5 था, 6 मेरे ख्याल 6 से ऊपर होता था। एक साल 8.6 था, 8.6 दुनिया में हाईएस्ट था। चाइना का उस साल 9.2, यानी कि उसका मुकाबला आज अफसोस से ही बंदा बात कर सकता है, कुछ भी नहीं है, कंपैरिजन नहीं। और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम से निकल चुका था, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। गोल्डमैन सैक्स ने प्रेडिक्ट किया था कि जो आइंदा 5-6 इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, पाकिस्तान उनमें से एक होगा। अब जहां तक आपके मीडिया का अपना ताल्लुक है, जितनी प्राइवेट चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं बशमूल आपके अपने, वो सारे के सारे उस दौर की पैदावार हैं। उससे पहले इजाजत नहीं थी। PTV पे ही आपको गुजारा करना पड़ता था, किसी और को इजाजत नहीं थी। और जो इसका असर हुआ है पाकिस्तान के अवाम में और जो उनके शऊर पे उसका असर हुआ है, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये एक एस्पेक्ट है। अब हम आ जाते हैं जहां तक फॉरेन पॉलिसी के 3-4 बुनियादी चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो आपकी रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरी चाइना, तीसरी इंडिया, चौथी अफगानिस्तान। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के बेसिक एस्पेक्ट उस वक्त भी थे, 1947 में भी थे और आज भी हैं। तो जहां तक रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। ये उस वक्त जब ये 9/11 हुआ है तो अब्दुल सत्तार साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स दे दी अपनी किताब में, अब्दुल सत्तार साहब ने, और उसे बता दिया है। और सारी दुनिया को खैर वैसे भी इल्म था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बाइंडिंग रेजोल्यूशन थे चैप्टर 7 में, हर मुल्क पे फर्ज था कि उसमें मदद करे। इस हद तक था कि हिंदुस्तान मारा जा रहा था कि अड्डे दे इसको अमेरिका को, ताकि पाकिस्तान का तिया पाचा किया जा सके और हमले का जो मोर्द इल्जाम पाकिस्तान को ठहराया जा सके। तमाम अरब मुल्क, मुस्लिम ममालिक मुल्क सारे बढ़ चढ़ के मुकाबला कर रहे थे। इस हद तक कि चीन और रूस, उन्होंने भी सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना, ये अमेरिका की इमदाद की बात की थी। तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और अब्दुल सत्तार साहब ने लिखा है उस अपनी किताब में कि जो वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने उस वक्त लोगों को बुलाया, कोई उनमें से 90% बकौल उनके पॉलिटिशियन जितने भी थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उस वक्त के मीडिया की डिटेल्स अपनी किताब में दी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा जो मेन मीडिया हाउसेस थे, अखबारात थे, वो सपोर्ट, वो ये कह रहे थे कि उस वक्त कोई रास्ता नहीं पाकिस्तान के पास सिवाय सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने का। ये बावजूद इसके कि अमेरिका का पाकिस्तान उस वक्त एलाई बन चुका था, लेकिन इंडिपेंडेंस की मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ कि इराक पे हमला होने जा रहा था और उस वक्त पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था और मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे उस वक्त प्रिजाइड किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि पाकिस्तान इराक पे हमले की सपोर्ट करे सिक्योरिटी काउंसिल में। पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी और रूस, हमने मिलकर मुखालफत की थी। रिजल्ट उसका ये हुआ, और फ्रांस उसका लीडर था उस वक्त के, जो प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, मेरे जो हम मनसब थे फॉरेन मिनिस्टर, डोमिनिक द विल्पा, वो लीडिंग थे इसमें अटैक में। हालांकि अमेरिका का वो भी एलाई है फ्रांस। हमने रिफ्यूज, इनको नहीं इजाजत दी सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये हमला करें इराक पे। तो बादल ना खास्ता हमला क्योंकि उन्होंने करने का फैसला कर लिया था, तो इन्होंने फिर कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाई और हमला कर दिया। इसी तरह ईरान पे हमलावर हो रहे थे। हमने इनको कहा हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे, ना पाकिस्तान के अवाम सपोर्ट करेंगे। ये सब चीजें मैंने किताब में लिख दी थी, जिसको आज तक किसी ने डिनाई नहीं किया। अब हम आ जाते हैं हिंदुस्तान, चीन के साथ ताल्लुकात पे। चीन के साथ ताल्लुकात है, उसका एक छोटा सा अगर आपको मैं नमूना दे दूं कि
पाकिस्तान को वो नहीं दे रहा था इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स हालांकि हमारा एलाई था सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, और हिंदुस्तान को दे रहा था, जिसकी हमारे लिए तो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल पोजीशन थी। और दलील ये दी जा रही थी कि AQ खान अफेयर में पाकिस्तान से प्रोलिफरेशन हुई, यानी एटमी मवाद का फैलाव यहाँ से हुआ। उस आड़े वक्त में चीन ने हमारी मदद की, उस सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का एग्रीमेंट किया, जिसके नतीजे में अभी कुछ दिन पहले वजीर आजम ने एक 1100 मेगावाट का किया है सिविल, ये जो न्यूक्लियर प्लांट हमारे दौर में शुरू हुए थे लगने 300 मेगावाट, फिर 700, फिर अब 1100 पे पहुंच गए। फिर JF-17 जहाज, अल खालिद टैंक, मेन बैटल टैंक, फ्रिगेट्स नेवी के, ये सब उस दौर में, इसमें मेरा डायरेक्ट रोल था फॉरेन मिनिस्टर। प्रेसिडेंट मुशर्रफ को उसका क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान की डिफेंस सर्विसेज की अपग्रेडेशन हुई। सारी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत थी। कोई हफ्ता नहीं था जब यहाँ को हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर नहीं आता था। तो अब हम आ जाते हैं हिंदुस्तान से ताल्लुकात। हिंदुस्तान से जो ताल्लुकात थे वो ये था कि कारगिल की वजह से प्रेसिडेंट मुशर्रफ बहुत अनपॉपुलर थे हिंदुस्तान में, और उसके बावजूद, कारगिल के बानी होने के बावजूद, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने पॉलिसी में यकसर तब्दीली की कि पाकिस्तान के मफादात जो थे मुतकाजी थे कि साउथ एशिया में अमन हो। तो आपको पता है कि 3 साल में इतनी हैरत अंगेज तरक्की हुई थी, और मैंने किताब में जो दिया है कश्मीर का फॉर्मूला, ना इंडियन ना पाकिस्तानी, पे आज एक लफ्ज नहीं उठाया, वो एक्सेप्टेड है। मैं आज उसी पे बात करने लगा था, कश्मीर फार्मूला था। आज पाकिस्तान में लोग पूछते हैं मुझसे, इंडिया में भी पूछते हैं कि क्या जी आज मुमकिन है, हिंदुस्तान वाले कई मुझसे जूम कॉन्फ्रेंसेस में पिछले हफ्ते भी पूछ चुके हैं कि जी क्या वहां से आगाज किया जा सकता है। तो इससे आप अंदाजा करें कि कितनी प्रोग्रेस हुई थी फॉरेन रिलेशंस के सिलसिले में, तो आपको अंदाजा हो जाएगा।